नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए, साइंस की सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज तो कर ही रहे हैं, साथ में मिक्स सीरीज भी करेंगे 20 क्वेश्चन का डेली। 20 क्वेश्चन डेली, लेकिन जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों का। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। सबसे उपयुक्त विकल्प क्वेश्चन है कि ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच, पिच को हिंदी में तारत्व कहते हैं। पिच इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कहते हैं इसको तारत्व। तो ध्वनि की जो पिच है किस पर निर्भर करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति। ध्वनि की जो पिच होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि को मापते किस में है, डेसिबल में, डेसिबल में। ठीक, डेसिबल में इसको नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, ये किस पे निर्भर करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आयाम होता है, आयाम पे निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आयाम पे निर्भर करती है, और ध्वनि की जो पिच होती है मतलब तारत्व, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच क्या होता है, पिच जितना ज़्यादा होता है उतना पतली आवाज़ होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी पतली आवाज़ होगी, उतना ज़्यादा पिच होता है। ठीक, पिच से ही हम जैसे किसी की आवाज़ को फर्क समझते हैं, कितना ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा चुभती है आवाज़ मतलब है कि उसका पिच ज़्यादा है, जितना भारी आवाज़ होती है उसका पिच कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है। जैसे कोई कार है, उसमें एक बालक बैठा है और गेंद को ऊपर फेंकता है। कार चल रही है, ठीक है, एक समान वेग से चल रही है। तो वो जो गेंद ऊपर फेंका है वो कहाँ गिरेगा। ऑप्शन है, उसके पीछे गिरेगा, उसके सामने गिरेगा, उसके हाथ में गिरेगा, या उसके बगल में गिरेगा। देखो, जैसे कोई आदमी है किसी दूसरे वाहन पे बैठा है और वाहन चल रहा है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालता है तो आदमी भी गति अवस्था में है, क्योंकि जैसे वाहन चल रहा है तो वाहन के साथ साथ आदमी भी गति अवस्था में होता है, और आदमी के पास जो वस्तु होती है वो भी गति अवस्था में होती है। इसलिए जो सामान है वो हमेशा उस कहाँ गिरेगा, उसके सामने ही गिरेगा, पीछे नहीं गिरेगा। ठीक है, उसके सामने ही गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, गुप्त ऊष्मा से, और उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जैसे कोई वस्तु है, मान लो कि एक कप है, ये है ना, एक कप है और एक कोई चीज़ है दूसरा। ठीक, ये मान लो कि ये कप है और एक ये टेबल है। तो कप में चाय गर्म है, ठीक, और ये टेबल है कोई स्टील का मान लो, तो टेबल ठंडा है। अब यहाँ पे चाय गर्म है और ये ठंडा है, तो यहाँ पे इसकी जो चाय की गर्मी है वो ठंड उसको किस में आ जाएगी, चालन विद्युत द्वारा, है ना, चालन विद्युत द्वारा किस में आ जाएगी, इसकी टेबल पे आ जाएगी। तो इसका ठंडापन और उसकी गर्मी दोनों का ऊष्मा का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ताप है वो, या ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, उनके अपने अपने तापमान पे। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह कब होती है, उनका ताप के अंतर पे।
जितना ज़्यादा ताप का अंतर होगा दो वस्तुओं के बीच, उतना ज़्यादा ऊष्मा एक दूसरे पे मतलब स्थानांतरित होती है, एक से दूसरे में प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी अपने अपने ताप पे। ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है अपने अपने ताप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल, नहीं नहीं, जूल सॉरी, जूल नहीं होता है। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी में नापते हैं, कैलोरी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसके लिए कार्य करता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दाएं हाथ का नियम, जैसे अपना दाहिना हाथ लेंगे, दाहिना हाथ अपना लो, तो उसमें 3 उंगलियां लेना है, अंगूठा अंगूठा के साथ में 2 उंगलियां हैं। ठीक है, तो जब तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखना है, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत रखना 90 डिग्री पे, तो जो ये मान लो मध्य वाली हो गई, और ये अंगूठा हो गया, और ये आपका तर्जनी हो गई। ठीक, एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखते हैं, तो ये दाहिने हाथ के नियम जो होता है वो काम करता है आपका जनरेटर पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मध्यमा होती है वो, उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रेरित किया जाता है, प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और मोटर में वास्तविक धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें बाएं हाथ का नियम काम करता है, इसमें बाएं हाथ का नियम काम करता है, जनरेटर में दाएं हाथ का नियम काम करता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत क्या होती है? श्यानता मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता, जितना ज़्यादा कोई चीज़ गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है। तो जितना इसमें कहा गया, गाढ़े द्रव में श्यानता क्या होगी? अधिक होती है। ठीक है, गाढ़े द्रव में श्यानता क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लबर, ब्लबर क्या होता है? ब्लबर क्या होता है? ऑप्शन में है, रबड़ के पौधे से निकालने वाला दूधिया स्राव, सघन वसा की परत, किसी एक्टिव पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, ये चावल के पौधों को फंगस संक्रमण। ये जो ब्लबर होता है ये होता है एक सघन वसा की परत होती है। ठीक है, फैट की एक लेयर होती है, उसको कहते हैं ब्लबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलनों में लगा समय 10 सेकेंड है, आवृत्ति का मान क्या होगा? आवृत्ति सबसे पहले क्या होता है? आवृत्ति होता है किसी 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने ज़्यादा दोलन किए जाएंगे वो उसकी आवृत्ति होती है। जैसे मान लो कि 1 सेकेंड में 10 बार दोलन किया तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक, 1 सेकेंड में 20 चक्कर कोई मार दिया तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 20। तो इसमें कहा गया एक लोलक 20 पूर्ण दोलन करता है कितने समय में? 10 सेकेंड में। तो इसका पहले ये निकालो कि 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 20 को अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब है कि आवृत्ति कितनी हो जाएगी उसकी? 2 सेकेंड हो जाएगी। ठीक, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? कमेंट में बताइए ज़रा, आवृत्ति का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हर्ट्ज होगा।
अगला क्वेश्चन है 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है, आवृत्ति क्या होगी। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाली तरह। समय दिया है 10 सेकेंड और दोलनों की संख्या कितनी है 50, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, तो 50 को 10 से भाग कर देंगे, ठीक, तो 5 हर्ट्ज हो जाएगा, 5 हर्ट्ज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हर्ट्ज आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे कोई आवृत्ति है, कोई तरंग है, तो चाहे उनके शीर्षों के बीच की दूरी ले लो, ठीक, या फिर उनके नीचे वाले गर्तों के बीच की दूरी ले लो, सुरंग गर्त नाम सुना होगा, ठीक, तो इनके बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसमें कहा कि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी अगर 10 है तो इसकी तरंग दैर्ध्य भी कितनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दिया है आपका सेंटीमीटर में और ऑप्शन में किस में है, मीटर में, तो आप इसको बदल लें मीटर में। तो 10 को हम भाग कर देंगे 1000 से, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब भाग कर देंगे तो 0.01 मीटर, सी आंसर हो जाएगा इसका। सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदल लेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक, किसी वस्तु को सड़ा गला के जब कोई वस्तु सड़ गल जाती है तो वो कौन सी क्रिया होती है, किण्वन। तो किण्वन की जब क्रिया होती है तो कौन सी गैस यहाँ उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है बोला जा रहा है। तो पहले देखिए पीतल, जो पीतल होता है, कापर, कापर और जिंक का मिश्रण होता है। इस्पात में भी लोहा, कार्बन, ये सारे मिश्रण होते हैं। कांच भी एक मिश्र क्या होता है, SiO2 होता है, तो इसमें भी मिक्स होता है। ग्रेफाइट आपका क्या है, मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक, ये मिश्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक, इसमें निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, यौगिक बताना है। यौगिक वो होता है जिसका सूत्र होता है, वही क्या होता है, यौगिक होता है। अब इसमें किसका सूत्र आपको पता है। पारा तो एक तत्व है, पारा क्या है, तत्व होता है, ठीक, Hg। शरबत एक क्या होता है, मिश्रण होता है। वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है, लेकिन ये क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। अमोनिया NH3 इसका सूत्र होता है और ये इसका आंसर है। अमोनिया क्या है, यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की रेटिंग निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। फ्यूज तार की रेटिंग जो होती है किस में व्यक्त की जाती है। फ्यूज तार को निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक, तो ऑप्शन है किलोवाट घंटा, वाट, एम्पियर और ओम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर। देखो जो फ्यूज तार होता है वो, या फिर इसकी जगह पे, फ्यूज तार की जगह पे हम यूज करते हैं क्या, MCB, MCB यूज करते हैं। तो बोलेंगे कितने वाट या कितने एम्पियर की MCB है, या फिर उसकी जगह पे फ्यूज तार यूज करते हैं, दोनों एक ही बात होता है, ठीक। MCB का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किलोवाट घंटा क्या होता है? जो किलोवाट घंटा है एक यूनिट होता है, ठीक। घरों की बिजली का निर्धारण करता है किलोवाट घंटा, यूनिट, इसको कहते हैं एक यूनिट, किलोवाट घंटा। और एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो न आक्सीकारक और न अवकारक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें कौन है जिसका जो ना तो आक्सीकारक है और ना ही अवकारक है? तो ना तो आक्सीकारक और ना ही अवकारक होता है तो वो अक्री गैसें होती हैं। क्या होती हैं? अक्री गैसें। अब अक्री गैसें तो पता है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब क्या अक्री गैसें हैं। अब उसमें से किसका इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है? तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6, 2, 8, 2, 10, 10 किसका होता है? नियान का होता है। 4, 2, 6, 2, 8, ये किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6, नियान का 10 होता है। यही ना तो अक्रिय है और ना ही अवकारक है, ऑक्सीकारक और ना ही अवकारक, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो अपक्रिया होती है, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है रेलवे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्या है? ऑप्शन है में अपचयन, उपचयन, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, श्वसन जो अपक्रिया होती है, श्वसन एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहते हैं, ठीक। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है बेकिंग पाउडर डैश डैश फिर और डैश डैश का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो जो बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ठीक। इसको मिला देते हैं तो ये हो जाता है आपका बेकिंग पाउडर। मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टेरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होता है ये आपका बेकिंग पाउडर होता है। लेकिन अगर बेकिंग सोडा कहेंगे तो वो केवल यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब पाउडर की बात करेंगे तो उसमें टार्टेरिक अम्ल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह क्या है? जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उसमें क्या होता है? ब्रीडर रिएक्टर जो आपका बिजली बनाने का बनाते हैं, ठीक। बिजली बनाने का काम जहाँ पे होता है रिएक्टर में, तो उनमें जो यूरेनियम का यूज किया जाता है, थोरियम का यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए ईंधन के रूप में, वहीं पे उन्हीं को ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, कम पदार्थ, ये कम विखंडनीय पदार्थ को क्या करते हैं, कम यूज करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? विखंडनीय पदार्थ जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। तो आंसर यही हो जाएगा आपका
कि कम पदार्थ यूज करके ज़्यादा उत्पादन होता है, उन्हीं को कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, रंग पहचानने की क्षमता होती है। रंग पहचानने की क्षमता किस में होती है? ऑप्शन में छड़ कोशिका में, कोन कोशिकाओं में, दोनों में, या कोई नहीं। देखो, आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है कॉन सेट, एक होती है रॉड सेल। कॉन सेट, कोन सेल और रॉड सेल, जिसको हिंदी में यहाँ लिखा है छड़। ठीक, तो रात में देखने के लिए आपका यूज यहाँ पे जो काम में आती हैं वो रॉड सेल होती हैं, जबकि दिन में रंगों को पहचानने के लिए आपका कौन सेल यूज में आती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कोशिकाएं, कौन सेल। ठीक, हिंदी में इसको शंकु कोशिका भी कहते हैं, रंगों की पहचान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तांबा के चकती को में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा? जैसे मान लो कि एक प्लेट है, इसके प्लेट में बीच में छेद कर दिया जाए, उसके बाद जब इसको गर्म करेंगे तो ये छेद में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, ये अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ता है। चकती में एक छेद है, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये छेद और बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हो गए, 20 ही क्वेश्चन करना है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक आधा बायो क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम डेली करेंगे, 20-20 क्वेश्चन। तो अभी आप को ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।